हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू द रिवॉल्यूशन। यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी गतिमान है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 9th 10th और 11th की इकोनॉमिक्स की बुक को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th और आपको पता ही होगा कि क्लास 12th में इकोनॉमिक्स की दो किताबें हैं। पहली आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरी है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों ही किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? क्या ये दोनों ही किताबें आपको पूरी पढ़नी है? तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो रखना है वो समष्टि अर्थशास्त्र वाली किताब पे रखना है, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको समष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक के अंतर्गत मिल जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनको मैं आपको यहाँ से बता दूंगा और कंप्लीट भी करा दूंगा। तो पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम समष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो दो टर्म हैं व्यष्टि और समष्टि, ये बार बार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से होनी चाहिए। सबसे पहले हम बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन यहाँ से कर सकें, एक डिफरेंस यहाँ से समझ सकें कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है और इस अर्थशास्त्र की शाखाओं के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर के विषय में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए, इसका शब्द ही अगर आप देखेंगे, माइक्रो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, वृहद या व्यापक। तो यहाँ से इन दोनों टर्म से, इन दोनों शब्दों से ही आप कुछ चीज़ें रिलेट कर पाए होंगे। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का एक छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था के इन्हीं चीज़ों का अध्ययन एक बड़े लेवल पर किया जाता है, एक वृहद स्तर पर किया जाता है, एक व्यापक क्षेत्र के आधार पर, पूरे देश के आधार पर किया जाता है, तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो व्यक्तिगत विचार हैं, जैसे आपकी डिमांड या मांग, आपकी सप्लाई या पूर्ति, आपकी प्राइसिंग, कीमत, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो अध्ययन किया जाता है वो एक छोटे लेवल पर किया जाता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। ये एक व्यक्तिगत विचार है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे आप हैं, आप भी एक परिवार में रहते होंगे। अगर आप परिवार में भी नहीं रहते हैं तो मान करके चलिए आप अकेले रहते होंगे। तो चाहे परिवार की बात हो, चाहे अकेले व्यक्ति की बात हो, उसकी भी एक छोटे स्तर की एक अर्थव्यवस्था होती है। चाहे परिवार की बात करें, चाहे व्यक्ति की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं से कुछ कमा के लाता है, वो भी कहीं ना कहीं काम करता है जिसका उसको पैसा मिलता है, उसको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है। और डिमांड के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जिन चीज़ों की उसको डिमांड है उनकी सप्लाई जो है नियमित रूप से उसको हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, पूर्ति चीज़ों की हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कीमतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चाहे परिवार की बात करें, चाहे हम एक गाँव की बात करें, चाहे हम एक व्यक्तिगत आदमी की बात करें, तो वह कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पर एक अर्थव्यवस्था का क्या कर रहा है? संचालन कर रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रकों की बात होती है, चाहे मांग की बात होती है, पूर्ति की बात होती है, कीमत की बात होती है, इन सभी का अध्ययन जब एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है, एक व्यक्ति के स्तर पर, एक परिवार के स्तर पर, एक बाजार के स्तर पर किया जाता है, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? यही चीज़ है। मांग की बात होगी तो यहाँ पर कुल मांग की बात होगी, यहाँ पर पूर्ति की बात होगी तो यहाँ पर कुल पूर्ति की बात होगी, यहाँ पर कीमत की बात होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुल कीमत की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर हम जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं वो एक व्यापक क्षेत्र के आधार पर करते हैं, पूरे देश के आधार पर करते हैं। पूरे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग इनकम होती है, बहुत सारे परिवार रहते हैं, उन परिवारों की भी एक अलग अलग इनकम होती है, बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे बाजार होते हैं, उन बाज़ारों का भी अलग अलग अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो यहाँ पर जो डिमांड देखी जाती है वो समग्र डिमांड देखी जाती है कि चीज़ों की मांग कितनी है। पूर्ति की बात की जाती है, सप्लाई की बात की जाती है, तो पूरी पूर्ति की बात होती है, क्योंकि उसमें सारे लोग आ रहे हैं, सारे परिवार आ रहे हैं, सारे क्षेत्र का आ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की इन सभी टर्म्स का जब हम अध्ययन करते हैं एक व्यापक क्षेत्र पर, एक देश के स्तर पर, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या जब अर्थव्यवस्था पर विचार करना प्रारंभ
किया गया था, तो क्या समष्टि अर्थशास्त्र उस टाइम से ही मौजूद है? क्या यह अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवधारणा है? तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ये समष्टि अर्थशास्त्र से पहले ही विकसित हो गया था, जब अर्थव्यवस्था को एक बड़े स्तर पर नहीं देखा जाता था, क्षेत्रीय स्तर पर ही छोटी छोटी चीज़ों पर ही लोग जो है अर्थव्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट थे उन पर विचार करते रहते थे। लेकिन 1929 में एक महामंदी का दौर आता है यूरोप में, अमेरिका में, जिसका इम्पैक्ट जो है विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पर अर्थव्यवस्था के जानकार थे, अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग थे, अर्थशास्त्री थे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि हमें अर्थव्यवस्था को इस छोटे स्तर से निकाल करके एक बड़े स्तर पर इसको रख करके सोचना होगा, चीज़ों को एक ब्रॉड लेवल पर जा करके हमको चीज़ों का अध्ययन करना होगा। और इस अध्ययन की उनको आवश्यकता हुई तो इसी टाइम पर लगभग, जैसे कि मान करके चलिए 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर था, और 1936 में एक जो अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, और उस पुस्तक में ही सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा थी उसका जन्म हुआ। तो पहले कौन सा आया? माइक्रो आया, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा इसके बाद में आई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग, उत्पाद के नियम, कीमतों का निर्धारण और उसके सिद्धांत, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े जो कह सकते हैं व्यापक मुद्दे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है, एक बड़ा सिद्धांत है, इसके बारे में बात होती है। रोजगार के सिद्धांतों के बारे में बात होती है, और रोजगार के सिद्धांतों को भी एक व्यापक स्तर पर रख करके देखा जाता है। इसके अलावा करेंसी या मुद्रा के सिद्धांतों को भी एक व्यापक स्तर पर देख करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस हो गया, और आई होप कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो अंतर है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता या समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका अदा करने वाले या आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? ये तीनों ही टर्म एक हैं, समझिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय लेने वाले, डिसीजन लेने वाले लोग, आर्थिक भूमिका अदा करने वाले लोग, या इनको हम संक्षेप में कह देते हैं आर्थिक एजेंट। ठीक है, ये एक टर्म आता है आपका पहले ही चैप्टर में। तो आर्थिक एजेंट कौन है या आर्थिक एजेंट कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कौन है जो समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेता है इकोनॉमी से जुड़े हुए, या फिर आर्थिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें अपना भूमिका जो है, अपनी भूमिका अदा करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो ये जो आर्थिक निर्णय लेने वाले होते हैं, ये व्यक्ति हो सकते हैं, संस्थाएं भी हो सकती हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, कंज्यूमर जो अलग अलग चीज़ों का उपभोग करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हो सकती है, निगम हो सकते हैं, और बैंक जैसी संस्थाएं जो होती हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? आर्थिक एजेंट। ठीक है, आर्थिक भूमिका अदा करने वाले, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय लेने वाले। ठीक है, तो इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, सरकार का एक प्रमुख रोल रहता है, जैसे आप राज्य भी कह सकते हैं, राज्य का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसमें जो वैधानिक निकाय हैं, जैसे वैधानिक निकाय अपने, जैसे आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहा जाता है, ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय लेने वाले वैधानिक निकाय हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी? तो इनका नाम आपने सुना होगा, एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। केवल आपने इतना ही नाम सुना होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक का पूरा नाम क्या था? इस बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक है। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, क्या एडम स्मिथ ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी, समष्टि अर्थशास्त्र की बात की थी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव जो होता है वो 1936 के आसपास होता है, और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 के आसपास, जब अर्थव्यवस्था का इतने बड़े स्तर पर अध्ययन नहीं किया जाता था। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव मैंने आपको बताया है, जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक जो कि पब्लिश हुई थी 1936 में, उसमें इन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसका कॉन्सेप्ट बताया था, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा के बारे में जानकारी दी थी। ये बुक कौन सी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक है, इस बुक में ही सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। सॉरी। तो जब समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का जन्म हुआ, इससे पहले जो परंपरा चलती थी इकोनॉमी में, उसको बोलते थे क्लासिकी परंपरा। क्या बोलते थे उसको? क्लासिकी परंपरा। ये क्लासिकी परंपरा क्या थी?
क्लासिकी परंपरा को मानने वाले जो लोग थे वो ऐसा मानते थे कि जितने भी लोग जिनको काम की ज़रूरत है, जो काम करना चाहते हैं, जो श्रमिक हैं, जिनको कोई ना कोई काम करने की इच्छा है, उन सभी को काम मिलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कैसा नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि काम इतना है कि सब लोग कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सभी लोगों को काम मिल जाएगा। और जितनी भी फैक्ट्री, जितने भी उद्योग, जितने भी कारखाने काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से पूर्ण दक्षता के साथ में अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि लोगों को चीज़ों की आवश्यकता होती रहेगी। तो कारखाने काम करते रहेंगे तो कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो श्रमिक भी बिना काम के नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको भी लगातार काम मिलता रहेगा, क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा था इस टाइम तक। तो ये क्लासिकी परंपरा थी, इसका मतलब था कि सभी लोगों को काम मिलेगा, सारे कारखाने पूरी क्षमता के साथ में काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो मत था इनका बदल गया और इनको सोचने पर जो है मजबूर होना पड़ा जब 1929 में आता है आपका आर्थिक महामंदी का दौर। ठीक है, 1929 में महामंदी का दौर जब आता है तो क्या होता है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो देश थे उसमें निर्गत और रोजगार के जो स्तर थे उनमें तेजी से गिरावट होने लगी। ठीक है, निर्गत क्या होता है? निर्गत को समझ लीजिए। निर्गत मतलब जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जो चीज़ें निकल करके आती हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? निर्गत बोलते हैं। तो 1929 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में महामंदी का दौर आता है। निर्गत यानी जो चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा था, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था, उनमें भी गिरावट हुई। रोजगार जो लोगों को मिल रहा था, जिसकी हम बात कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले, क्लासिकी परंपरा में कि सभी को रोजगार मिलता रहेगा, तो रोजगार भी कहीं ना कहीं कम होने लगे और लोग बेरोजगारी के स्तर पर पहुंचने लगे। तीव्र गिरावट हुई रोजगार के स्तरों में। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो महामंदी का दौर था, इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए में जो दौर शुरू हुआ था महामंदी का 1929 में, बहुत कम समयावधि में 1929 से लेकर के 1933 तक केवल 4 सालों की अवधि में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3% से लेकर के कहाँ बढ़ गया? 25% तक पहुंच गया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर थी मात्र 3% थी 1929 से पहले, और वो बढ़ करके 25% तक पहुंच गई। तो ये सारी जो घटनाएं थी, इन्होंने कहीं ना कहीं जो अर्थशास्त्री थे, अर्थव्यवस्था को समझने वाले जो लोग थे, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी टाइम पर लगभग 1933 के बाद में 3 साल बाद कीन्स की पुस्तक पब्लिश होती है 1936 में। ठीक है, जिस पुस्तक के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो 1936 में कीन्स की पुस्तक प्रकाशित होती है और इस पुस्तक में इन्होंने एक अर्थशास्त्र की नई अवधारणा के बारे में बताया कि अर्थव्यवस्था को अगर समझना है, अर्थव्यवस्था का संचालन अगर सुचारू रूप से करना है, तो हमको एक छोटे स्तर से निकलकर अर्थव्यवस्था को एक बड़े स्तर पर समझना होगा, चीज़ों का अध्ययन एक व्यापक स्तर पर करना होगा, और यहीं से जन्म होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, अब ये बुक क्योंकि हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हमने स्टार्ट करी है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो यहाँ पर हमारा यह समझना जरूरी है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के जो 4 प्रमुख क्षेत्रक हैं वो कौन कौन से हैं, जिनका अध्ययन हम इस बुक के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रक आप समझिए यहाँ से। पहला क्षेत्रक है आपका प्रोडक्शन सेक्टर। पहला क्षेत्र कौन सा है? प्रोडक्शन सेक्टर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला सेक्टर है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से, वो क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर है, जहां पर चीज़ों का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, उत्पादक क्षेत्र जो होता है, वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है। ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर क्या है? तो दूसरा सेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेक्टर समझिए, जब चीज़ों का उत्पादन होगा, वस्तुएं निर्मित की जाएंगी, सर्विसेज जनरेट करी जाएंगी, तो उनको उपभोग करने वाले लोगों की भी आवश्यकता होगी। भाई, वस्तुएं आदमी तभी तो बनाता है। किसी भी जगह पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जब ही किया जाएगा जब इन सारी चीज़ों की डिमांड होगी। जैसे मान करके चलिए, मार्केट में किसी को भी टूथपेस्ट खरीदना ही नहीं है, मतलब लोगों ने दांत साफ करना बंद कर दिया है, पूरे देश ने दांत साफ करना बंद कर दिया। अब दांत साफ करने वाली ब्रश की किसी को ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या कंपनी टूथपेस्ट या टूथब्रश बनाएगी? नहीं बनाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तभी होता है जब मार्केट में इनकी डिमांड होती है, क्योंकि उनको कंज्यूम करने वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो दूसरा सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्रक। ये घरेलू क्षेत्रक क्या करता है? ये कंज्यूम करता है। कंज्यूम किसको करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस की जाती हैं।
तो दोनों सेक्टर आपको समझ में आ गए। पहला सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और उन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए हमको लोगों की आवश्यकता होती है जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका उपभोग करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या काम करता है? गवर्नमेंट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, यानी जो हमारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, नीतियां होती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे देश के लोगों को प्रभावित करती हैं, इन लॉज और पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो कैसा है? उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो तीसरा सेक्टर ये हो गया। चौथा सेक्टर आता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्रक। ये क्या करता है? दैट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड। जो हमारा बाहरी क्षेत्रक है ये किससे संबंधित है? ये बाकी के विश्व से संबंधित है, विश्व के बाकी देशों से संबंधित है, जो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ट्रेड के द्वारा जुड़े हुए हैं, व्यापार के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको संक्षेप में हम कह सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। ठीक है, तो ये हो गए चार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किसके आधार पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर, समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर, जिनका अध्ययन हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में करने वाले हैं। यही जो क्षेत्रक आपने देखे हैं, चार सेक्टर आपने देखे हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, इनके अंतर्गत जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वही मैक्सिमम चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह क्लास देखने के बाद में केवल और केवल तब जब आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो अपना रिस्पॉन्स, फीडबैक या रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।